नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर आज मैं समझाने वाला हूं बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले एक भाग 25 क्वेश्चन का मैं अपलोड कर चुका हूं, वह भी आप देख लें। ये इसका सेकेंड भाग है और इन क्वेश्चनों को भी आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें। जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने और अंत में वीडियो को लाइक जरूर करें। अब चलते हैं, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जी, हमारा क्वेश्चन नंबर स्टार्ट हो रहा है 26, क्योंकि 25 क्वेश्चन में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है इन चारों में से हमें बताना है कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज कौन सी नहीं है। प्रॉपर्टीज के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चन डाल चुका हूं और इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी मैं समझा देता हूं। जैसे मैं पिछले वीडियो में भी समझा चुका हूं कि दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पर डिपेंड नहीं होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वह प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पर डिपेंड होती हैं। जैसे यहां पर देखेंगे टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों प्रॉपर्टीज मास पर डिपेंड नहीं होती हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जबकि वॉल्यूम क्या होती है प्रॉपर्टीज, ये मास पर डिपेंड होती है, तो यह प्रॉपर्टीज कौन सी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। जबकि हीट क्या है? यह एक एनर्जी का फॉर्म है, यह किसी की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है, मतलब यह सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वह कौन सा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन रेफरेंस टू थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम इट इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है वह किस पर डिपेंड करती है। तो जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, जो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है तो उस सिस्टम को थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम जब कहा जाता है कि जब उसके अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना हो, मतलब वह मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। ऐसे उसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा हो, मतलब वह केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में हो। इसी तरह इसके अंदर कोई भी टेम्परेचर का अनबैलेंस ना हो, मतलब टेम्परेचर पूरी बॉडी का एक समान हो, मतलब वह थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो यहाँ पर डी लिखा हुआ है मैकेनिकल, मतलब फोर्स, उसके अंदर जो अनबैलेंस फोर्सेस ना हो। केमिकल मतलब उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही हो। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब होता है उसके अंदर कोई भी टेम्परेचर, मतलब पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक समान हो। इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर यहाँ पर देखो जो डेट लिख रखी मैंने कि किस एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पर इसकी लिख रखी। इस तरह सभी क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं आपको डेट लिखी मिलेगी, ये क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ द वैल्यू ऑफ एन एन इज जीरो, एन की वैल्यू कैसी हो? जीरो है। इन द इक्वेशन ऑफ पी पावर एन इजकल टू सी, द प्रोसेस इजकल, तो वह प्रोसेस कौन सी होगी? तो मैं इसका एक चार्ट बता रहा हूं आपको, जिससे कि और भी इस तरह के क्वेश्चन आते तो आप उनका भी आंसर दे सकें। तो अब आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर प्रोसेस लिखी और वैल्यू लिखी एन की। अगर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो एन की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अगर जीरो पूछी जाती तो कौन सी प्रोसेस होगी? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो हमारा वैसे तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा, इसको मैं पहले स्टिक कर देता हूं। इसी तरह अगर पूछता है कि एन की वैल्यू 1 है तो कौन सी प्रोसेस होगी? आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। अगर 1.4 है तो एडियाबेटिक प्रोसेस होगी, और इन्फिनेटिव है तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होगी। तो इस पर 4 टाइप के क्वेश्चन बन जाएंगे अगर पूछे जाते हैं। इसका तो आंसर आपको मिल गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड, तो किसी भी से जो भी हमारा पदार्थ है उनकी जो इंटरनल एनर्जी है वह डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो आप इसको अच्छे से याद रख लें, किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स जीरो इज कॉल्ड, तो जो आप क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जिस तापमान पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरह बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो आपको याद करना पड़ेंगे। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, तो ये प्रोसेस आपने की होगी वो बता सकते हैं। लिखा है इन अ रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, यदि आपने एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ी हुई है तो रेशो T1/T2 इक्वल क्या होता है? तो यह होता है, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, P1/P2 की पावर गामा माइनस 1/गामा। क्या होता है? P1/P2
की पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, तो इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एन आइसोलेटेड सिस्टम। तो आपने टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़े होंगे, जैसे कि ओपन सिस्टम जिसमें एनर्जी और मास सिस्टम के अंदर और बाहर दोनों सराउंडिंग टू सिस्टम, सिस्टम टू सराउंडिंग ट्रांसफर हो सकते हैं, क्या एनर्जी और मास ओपन सिस्टम में। क्लोज सिस्टम सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। इस तरह आपने आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है ना ही मास ट्रांसफर हो सकता है, सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें ओनली मास ट्रांसफर हो सकता है। इसमें आइसोलेटेड सिस्टम देखेंगे, कैन नॉट लिखा हुआ सी ऑप्शन में, कैन नॉट ट्रांसफर आइदर एनर्जी और मास टू और फ्रॉम द सिस्टम, तो मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इन द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पूछ रहा है, इक्वेशन पी वी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट है, ठीक है। इफ एन इज इन्फिनिटिवली, तो इन्फिनिटिवली की मैंने अभी चार्ट बताया था, उसमें लिखा था क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती हुआ है जिसमें इन्फिनिटिवली का निशान बना हुआ है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो जाएगी। तो वो चार्ट काम आने वाला है, आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं उस पर, तो उसको आप अच्छे से याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्क डन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। जो आइसोथर्मल हमने प्रोसेस पढ़ी हुई है उसका जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वह हमें बताना है। तो ये होता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, P1V1 क्या होता है, P1V1 ln P1 अपॉन P2, P1V1 ln P1 अपॉन P2। तो सी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप टिक कर लेना, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, P1V1 ln P1 अपॉन P2। ठीक है, इसको मैं टिक भी कर देता हूं, चलो इससे आप और सही से हो जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कंटेनिंग परफेक्ट गैस डिपेंड अपॉन। इंटरनल एनर्जी की बात की जाती है, उस वह डिपेंड किस पे ये बात की जाती है, तो मैं ऊपर भी इस तरह क्वेश्चन बचा चुका हूँ, वो हमेशा किस पे, टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज गिवन बाय एक्सप्रेशन। जो हीट की कैपेसिटी है वह किस इक्वेशन के द्वारा डिनोटेट की जाती है, तो इसको भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला टाइप का याद कर लें। हीट कैपेसिटी इक्वल टू होता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, क्या होती है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट, तो इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यही फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इनकरेक्ट। कैसी है, इनकरेक्ट है, इसमें से बताना है कि कौन सी इनकरेक्ट है। वेयर पी वी टी और क्यू आर वॉल्यूम, मतलब ये प्रोसेस हो, तो पी जो वॉल्यूम की बात की गई, तो ये इन्फिनिट जो निशान बना हुआ है सेकंड लॉ में आपने इस तरह पढ़ा हुआ, डी इक्वल टू 0 होता है, डी पी इक्वल टू भी 0 होता है, डी टी इक्वल टू भी 0 होता है। लेकिन ये यहाँ पर लिखा, जो यहाँ पर साइन बना हुआ डी क्यू इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होता, यहाँ पर हमेशा देखा हमने क्रॉस निशान बना हुआ, आपने हमेशा देखा होगा। तो इसका अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। यह करेक्ट इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं होता। यहाँ पर कैसा आपने, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे या पढ़ोगे तो आप ऐसा निशान बना होगा, ये करेक्ट होता है इसका, तो यह इसका आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में जो वर्क डन होता हुआ कितना होता है, 0 होता है, इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा फॉर एन आइडल गैस। आइडल गैस की बात कर रहा है, एंथैल्पी इज रिप्रेजेंट, एंथैल्पी किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, तो इसको समझ लें। यहाँ पर दिया है एच, एच इक्वल टू एच दिया है, यू दिया, आर टी के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर आर टी इक्वल टू आर टी के फॉर्म में दिया, तो इसे हम जानते हैं पीवी इक्वल टू एम आर टी, सुना होगा आपने, क्योंकि हम जानते हैं एंथैल्पी एच इक्वल टू क्या होता है, U प्लस पीवी। आपने क्या पढ़ा होगा, H इक्वल टू यू प्लस पीवी। अगर यहाँ पर क्या किया उसने, पीवी की जगह एमआरटी रिप्लेस कर दिया, इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ और मैं समझा भी रहा हूँ, तो इसका वैसे आंसर है बी वाला ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर उसने क्या किया, U कंफ्यूज करने के लिए यू की जगह यू रखा हुआ है, प्लस यहाँ होता है पीवी, तो पीवी की जगह क्या रख दिया, एमआरटी रख दिया, और मास को यूनिटी ले लिया, तो एम इक्वल टू वन ले लिया उसने, तो पीवी की जगह सीधा आर टी लिख दिया उसने, तो ये एच इक्वल टू यू प्लस आर टी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखा हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस एच पर। हीट ट्रांसफर जो होती है वह किस लॉ के अकॉर्डिंग हम स्टडी करते हैं, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं हीट ट्रांसफर, तो हमारा कौन सा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा भी होगा जो हमारा कौन सा लॉ होते हैं, जो हमारा सेकंड लॉ है उसमें 2 स्टेटमेंट पढ़े होंगे, एक क्लॉसियस का और एक केल्विन का, तो क्लॉसियस में शायद टेम्परेचर का ट्रांसफर बताते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन भी बहुत सारा लिखा हुआ है, थर्मोकपल्स आर जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर।
मतलब कितने टेम्परेचर मेजर तक यूज करते हैं, तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस तक यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा था एंथैल्पी ऑफ एन आइडल गैस इज अ फंक्शन, तो एंथैल्पी किसका फंक्शन है, यह भी किसका टेम्परेचर का फंक्शन है, तो कौन सा हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, यहाँ पर केल्विन लिखा हुआ सब में, मतलब 1 डिग्री को हमें केल्विन में चेंज करना है, तो 1 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हम 273 का प्लस करते हैं, तो 274 आ जाएगा, तो 274 के करीब कौन सा है, बी वाला ऑप्शन है, तो यह भी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है आइडेंटिफाई ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग, इन चारों में से बताना, कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पर कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम किसका, कौन कौन से, इनकी दोनों के एग्जांपल कौन से। तो यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जैसे लिखा एयर कंप्रेसर एंड बॉयलर, ये ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम के क्या है, एग्जांपल हैं, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा कंप्रेशन इफिशियंसी इज कंपेयर्ड अगेंस्ट, जो कंप्रेशन इफिशियंसी उसको किससे कंपेयर किया जा सकता है, तो उससे उसको किया जाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन से। कौन से, आइसोथर्मल कंप्रेशन से। हमारा कौन सा है 45 क्वेश्चन नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन के भी आंसर मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच थर्मोमीटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्सटेंस और मटेरियल यूज इन कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा थर्मोमीटर है जिसमें जो मटेरियल, जिस मटेरियल से इसको बनाते हैं वह उस पर डिपेंड नहीं रहता है, तो यह होता है आइडल गैस थर्मोमीटर। कौन सा होता है, आइडल गैस थर्मोमीटर, जो जिस मटेरियल से बनता है वह उस पर डिपेंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा इन अ स्टडी फ्लो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन इज इक्वल टू, क्वेश्चन पूछ रहा है जो हमारी स्टडी फ्लो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें वर्क डन किसके बराबर होता है, तो यह होता है चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। किसके, चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर देखेंगे आप तो सी वाला जो ऑप्शन देख रहा है वह करेक्ट है, पी की पावर रो की पावर गामा इक्वल टू एक कांस्टेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लिखा था इक्वेशन पीवी इक्वल टू एमआरटी, मतलब पीवी इक्वल टू एमआरटी ये किस गैस की इक्वेशन है। इसको तो पहले मैं, तो इसका जो है परफेक्ट गैस आपने पढ़ा होगा, किसकी, परफेक्ट गैस की इक्वेशन है, जबकि ये गलत निशान लग गया ऑटोमेटिक तरीके से, तो आपको समझ में आएगा ये क्या परफेक्ट गैस की इक्वेशन होती है पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एम क्या होता है इसमें, आर क्या होता है, टी क्या होता है, इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके अंदर। जैसे कि आर क्या है, तो आपको वाई भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब लास्ट क्वेश्चन है उसकी भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ गैसेस पीवी इक्वल टू एनआरटी है, यहाँ पर क्या लिखा एनआरटी होल्ड्स गुड फॉर, तो यह जो होती है इक्वेशन है वह होती है आइडल गैसेस के लिए। किसके लिए, आइडल गैसेस के लिए, तो हमारी कौन सा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो जैसा मैं बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा आपको याद भी रखना पड़ेंगे, नहीं तो आप वीडियो बार बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था नेट वर्क डन पर केजी ऑफ गैस इन अ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है उसका नेट वर्क डन पर केजी कितना होता है, तो ये चार फॉर्मूले दिए उनमें से एक हमें राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर देखें, ये होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपन N माइनस 1, मतलब डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह ये लगभग 51 क्वेश्चन थे, आज मैंने बताने की कोशिश की। उम्मीद है एक दो बार वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में भी आएगा, और ये क्वेश्चन सारे काम आएंगे किसी ना किसी एग्जाम में। इस तरह मैंने बताया थर्मोडायनेमिक्स की जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं पूरा कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि इस तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।